हेलो एवरीवन। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ के थ्रू कैनरा बैंक में हुआ था, उन सारे कैंडिडेट्स को कैनरा बैंक ने डीवी और इंडक्शन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ऑफर लेटर भेजना शुरू कर दिया है और ऑफर लेटर मिल चुका है। और फिर अभी है मैं कैनरा बैंक के वेबसाइट पे, जहाँ की उन्होंने उन सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया हुआ है और किन कैडेट्स का विथहेल्ड किया हुआ है। इनमें तो ये पीडीएफ है आपके सामने, जिसमें कि सारे कैंडिडेट्स का जो है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, और इन सारे कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा चुका है मेल के थ्रू। और कुछ कैंडिडेट्स का इन्होंने विथहेल्ड करके रखा है रोल नंबर, और उन कैंडिडेट्स का भी इन्होंने यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। तो हो सकता है जिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को डीवी के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आया होगा, तो इस वजह से हो सकता है नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तरफ। जो आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है, अब हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर के सारे पॉइंट्स को, और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपका सिलेक्शन कैनरा बैंक में हुआ है तो। और ये है ईमेल जो कि कैनरा बैंक की तरफ से आप लोगों को आया हुआ होगा, जिसमें कि आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है अटैच किया हुआ है। और फिर इसमें डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि डिस्क्लेमर में सिर्फ ये है कि अगर किसी को गलती से अगर चला गया हो, जिसको जाना नहीं था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कैनरा बैंक में, उनको अगर गलती से चला गया हो तो ये इसका मिसयूज़ ना करें। दैट्स इट। और इसमें अटैचमेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर अटैच किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है। तो सबसे पहले ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो स्केल 1 में हुआ है, और आप स्केल 1 में प्रोबेशन में रहेंगे। सो यू विल बी अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। और आपकी जो ज्वाइनिंग होनी है बैंक में, वो होनी है, वो है 16 मार्च को। यानी कि 16 मार्च को आपको ये लोग इंडक्शन ट्रेनिंग और डीवी के लिए बुलाएंगे, और उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग बैंक में कंसिडर की जाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है आपका रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म। यानी कि एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करके जाना है, और इस अटेस्टेशन फॉर्म में आपका कंप्लीट एड्रेस, आपके ऑफिस, एसपी ऑफिस का एड्रेस, सारा कुछ आपको जो है कम्प्लीटली फिल करना है। और ताकि बैंक क्या करेगी, आपका ज्वाइनिंग के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाएगी, और इस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बैंक ये चेक करवाएगी कि आपके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है या नहीं है। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके 3 सेट्स आपको लेकर जाने हैं विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। बहुत लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है कि अटेस्टेशन फॉर्म नहीं मिला उनको। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स फिल किए थे, वही शेयर कर दिया हूँ। और अभी हम लोग देख भी लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या चीज़ फिल करना है उस अटेस्टेशन फॉर्म में। ये अटेस्टेशन फॉर्म एग्जैक्टली यही फॉर्मेट है कैनरा बैंक का। तो इसमें आप लोग देखिए क्या क्या फिल करना है। पहले यहाँ तो आपका नेम रहेगा ब्लॉक लेटर में। एक वीडियो अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने सेपरेटली बना दिया है, कैसे फिल करना है, या सिर्फ एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इंडियन बैंक का अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें, वो वीडियो बना हुआ है। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो फिर होम एड्रेस फिल करना है यहाँ पर, और पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेजिडेंस, यानी कि पिछले 5 साल में आपने कहाँ कहाँ रहा है, तो वो सारा आपको यहाँ पे फिल करना है और रोज़ बना करके। फिर देख सकते हैं ये सारा चीज़ फिल करना है आपको। और ये अटेस्टेशन फॉर्म सिंपली क्या है कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड होता है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं भी, तो आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर डालना है अपना सारा एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स। और ये 12 नंबर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया गया है या एफआईआर हुआ है, कुछ भी अगर है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है
ठीक है, डिटेल में मेंशन का यहाँ करना है, यहाँ पर हाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बैंक करवाती है, उस टाइम आप पता चलता है बैंक को कि आपने इंफॉर्मेशन हाइड किया है, तो बैंक आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है आपको अटेस्टेशन फॉर्म में। और फिर यहाँ पे आपको अपने एसपी ऑफिस का एड्रेस लिखना है, जहाँ आपका होम टाउन है। एसपी ऑफिस का एड्रेस सिंपली गूगल सर्च कीजिएगा और जो गूगल में एड्रेस आएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसको साइन करना है, एंड दैट्स इट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको 2 फॉर्मेट दिया है, एक है फॉर्मेट F1461, एक है फॉर्मेट F1462। ये जो 1461 फॉर्म है, ये आपको क्या करना है, एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है, जो कि जिनका रैंक एक असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे ना हो। यानी कि आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है उस पर साइन होना चाहिए असिस्टेंट सिविल सर्जन या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स का, ठीक है। और एक फॉर्म है आपका 1462, जो जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए जाएंगे तो उस टाइम जो मेडिकल ऑफिसर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा उसका साइन वहाँ पर होगा और उसके सामने आप भी साइन करेंगे। और अभी हम लोग देख लेते हैं ये दोनों फॉर्मेट कैसा है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको सिंपली करना क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ जा कर के आपको काउंटर पे सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको हेल्प कर देंगे। और हम लोग देखते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट है फॉर्म 1461 और ये आपको ऑब्टेन करना है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से। याद रखें, अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर बनवा रहे हैं आप मेडिकल फिटनेस तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा टेस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये सारा टेस्ट करवाना है, ठीक है। टेस्ट आपको बता देंगे जो मेडिकल ऑफिसर होंगे क्या टेस्ट करवाना है और वो फिर यहाँ पर फिल कर देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सिविल सर्जन होगा उनका साइन, डेजिग्नेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम जहाँ से आपने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है। अब आते हैं जो डिक्लेरेशन है फॉर्म 1462, ठीक है, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको खुद से फिल करना है, ये आपको खुद से फिल करना है, ये सारा चीज़ फिल करना है आपको, और फिल करके यहाँ पे जो साइन करना है और जो मेडिकल एग्जामिनेटर होगा उसके प्रेजेंस में साइन करना है, ठीक है। यहाँ सिविल सर्जन से भी करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी मेडिकल ऑफिसर से भी करवा सकते हैं यहाँ पर साइन, जिसके सामने कि आपका मेडिकल कैरिट हो रहा है, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म देख लिया आपने और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म देख लिया, और ये सारे फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 रिगार्डिंग जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये। जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके पास यूनिक डिजेबिलिटी ID कार्ड होना चाहिए, और जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा इशूड, ठीक है। और जो भी मेडिकल बोर्ड इशू करेंगे UDID दैट शुड बी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसी प्राइवेट बॉडी से आपको लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड से ही UDID इशूड होना चाहिए, ठीक है। और वो भी जो मेडिकल बोर्ड इशू करेंगे दैट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 मेंबर्स, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अगर आपका सिलेक्शन SC या ST कैटेगरी में हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। और OBC से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो OBC सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एंड दैट OBC सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द योर कास्ट, ठीक है। और जो भी OBC सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का 1 साल से पुराना हो गया है तो आप अभी जल्दी से जल्दी जा करके अप्लाई कर दें, दैट शुड बी वैलिड। और जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और पॉइंट नंबर 8 है आपका पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के जाना है,
और जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए, और अगर पैन कार्ड आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जो अप्लाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होता है वो एक्नॉलेजमेंट लेकर के जाइए, दैट विल सफाइस। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट 1, फिर वही बात लिखा हुआ है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होना है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपका अपॉइंटमेंट तभी होगा व्हेन यू विल बी फाउंड मेडिकली फिट बाय द मेडिकल ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। यानी कि जो भी सिविल सर्जन से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो लिख करके देंगे कि यू आर मेडिकली फिट टू ज्वाइन द बैंक, ठीक है। यानी कि सिंपली वो लिख देंगे उसमें कि यू आर मेडिकली फिट, और नहीं भी लिखते हैं तो सारा जो रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री आना चाहिए। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 3। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप बैंक को ज्वाइन करने के बाद आपका ट्रेनिंग होना है ट्रेनिंग कॉलेजेस में, ठीक है। और वो ट्रेनिंग होने के साथ साथ अभी आपको डिफरेंट ब्रांचेस में भेजा जाएगा, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में भेजा जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए। और यानी कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और ब्रांच में जा कर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में जा कर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस एग्ज़ाम में आपको पास करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। तभी आपका जो अपॉइंटमेंट है बैंक में कंफर्म माना जाएगा। अगर आप टेस्ट में पास नहीं करते हैं तो आपका जो प्रोबेशन है दैट कैन बी एक्सटेंडेड। फिर पॉइंट नंबर 4 में है कि जो भी कैंडिडेट्स, जो भी पर्सन कैनरा बैंक में ज्वाइन करेंगे वो बाउंड होंगे कैनरा बैंक के सर्विस रेगुलेशन से। यानी कि कैनरा बैंक का जो सर्विस रेगुलेशन है 1779 उसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आप पर अप्लीकेबल होंगे। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 में है कि आपको एक सर्विस बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो सर्विस बॉन्ड में क्या क्या लिखना है, क्या क्या है दिया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब बात करें प्रोबेशन की, तो आपका प्रोबेशन 2 साल का रहने वाला है, और ये प्रोबेशन जो है आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि किस किस केस में एक्सटेंड होगा। अगर टेस्ट आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा ताकि आप फर्दर टेस्ट को पास कर सकें। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें सब कोई टेस्ट में पास करते हैं। बात करें सैलरी की, तो प्रोबेशन पीरियड में अभी आप जब बैंक को ज्वाइन करेंगे तो अभी आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, वो होगी 48,480 रुपये, और इसमें आपका ऐड होगा डीए जो कि अभी चल रहा है 25%, ठीक है। और फिर सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और फिर एचआरए, ठीक है। और सीसीए और एचआरए डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, जैसा प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो उस हिसाब से आपको सीसीए और एचआरए मिलेगा। और ये सारा कंडक्ट हो गया, आपका बनेगा ग्रॉस सैलरी, ये सारा कंबाइन करके ग्रॉस सैलरी बनेगा। तो ये आपको बेसिक पे अभी स्टार्टिंग सैलरी इतना मिलने वाला है, ठीक। और फिर पॉइंट नंबर 8 में वही बात लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आपका जो कन्फर्मेशन है दैट विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट रिगार्डिंग हर कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज। यानी कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर करवाया बैंक और सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आया तो आपके अगेंस्ट कभी केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं है तो आपका जो बैंक में जाओगे वो कंफर्म में माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बैंक आपको टर्मिनेट कर सकती है। फिर पॉइंट नंबर में वही बात लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन सी या ही इज लायबल टू शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ब्रांचेस ऑफिस ऑफ द बैंक। यानी कि जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपको भेजा जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए। नो, अब बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस की या हॉल्टिंग अलाउंसेस की। तो आपको जब डिफरेंट ब्रांचेस से भेजा जाएगा, सबको 4 वीक इस ब्रांच में रखा गया, 6 वीक्स दूसरे ब्रांच में भेजा गया, तो एक ब्रांच से जब दूसरे ब्रांच आप जाएंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस। यानी कि
ट्रांसफ़र के सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे आप पर, यानी कि जो भी अलाउंसेस मिलेगा वो उस ट्रांसफ़र के समय जो अलाउंस मिलता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? सिर्फ सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा और हॉल्टिंग अलाउंस मिलेगा और ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, बस इसमें इतना लिखा हुआ है। और अगर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या होल्डिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका अभी है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और वो टेस्ट वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर टेस्ट को फेल कर दें आप तो आपका प्रोबेशन बढ़ सकता है। फिर पॉइंट 13 में देखिए कि अगर 1 साल आपको एक्सटेंड दिया गया, ठीक है, और फिर भी आप टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उसके बाद बैंक आपको टर्मिनेट कर देगी। और टर्मिनेट करने के लिए बैंक ऐसा नहीं है कि आपको कोई नोटिस देगी, अगर नोटिस दे भी सकती है, अगर नोटिस देगी तो 1 महीना का नोटिस दे देगी, नहीं तो सिंपली टर्मिनेट कर देगी और 1 महीना का आपको जो है सैलरी वो दे देगी। पॉइंट 14 में है कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं बैंक को, अगर फ्यूचर में कहीं अदर जॉब में आप चले गए तो आपको बैंक को रिजाइन करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको बैंक को 3 महीने का जो है नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं देते हैं, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता है तो 3 महीने का सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 16 पे। आपको ये जितने भी पॉइंट नंबर 16 में सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सबका ओरिजिनल और एक कॉपी अपने सेफ साइड के लिए 3 कॉपी लेकर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट, दोनों फॉर्म लेकर जाना आपको 1461 और 1462 ओरिजिनल में भी और कॉपी भी लेकर जाइएगा। फिर अपना जो मैट्रिक का क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा वो लेके जाना है, ओरिजिनल में भी और कॉपी में भी। फिर क्लास 10th का मार्कशीट्स, और क्लास 10th के बाद जहाँ तक आपका एजुकेशन है, आपने 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी किया, तो सारा का सारा आपको मार्कशीट लेके जाना है। अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो वो भी चलेगा, या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है ग्रेजुएशन का तो वो भी चलेगा। फिर डिग्री सर्टिफिकेट, या अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अभी चल जाएगा। फिर लास्ट नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू करेंगे कोई 3 रिस्पेक्टेबल ऑफिसर होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं हो, आपसे रिलेशन नहीं होना चाहिए जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो अगर हम अगर बताएं तो पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किससे इशू करवा लीजिएगा? जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो आप एक सिविल सर्जन से रिक्वेस्ट करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट उनसे बनवा सकते हैं। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट उनसे बन गया। ठीक है, और एक जो है वो मैंडेटरली के प्रिंसिपल या एचओडी का होना चाहिए इशूड। जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में से आप लास्टली पास आउट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल या एचओडी द्वारा इशूड होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपके पास हो गया। दूसरा आप सिविल सर्जन से बनवा लेंगे। तीसरा किसी कैनरा बैंक में जाइएगा, उनको बोलिएगा कि ये ऑफर लेटर दिखाइएगा और वो इशू कर देंगे। यानी कि अगर किसी भी बैंक ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और अगर सिविल सर्जन नहीं बना रहे हैं तो वीडियो के पास जाके भी बनवा सकते हैं। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ओबीसी के लिए रिगार्डिंग वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका ओबीसी, और जो भी आपका SC/ST सर्टिफिकेट है वो, और EWS या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है उसी में होना चाहिए। फिर इसमें डिजेबिलिटी के लिए UDID कार्ड वाला इशू बात लिखा गया है। ठीक है, और फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये लेकर जाना है। और
इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऊपर में से दिए गए कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप पर लागू होता है वो अगर नहीं प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ डीवी, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू बैंक ज्वाइन द बैंक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20 एक ही तरह का बात है कि जब आप SC/ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या PWD सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे बैंक को, तो बैंक क्या करवाती है कि वेरिफिकेशन करवाती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि आपने कोई भी सर्टिफिकेट जो आप पर लागू हो रहा है वो फेक है, वो फॉल्स बनवाया है, वो फोर्स किया है आपने, तो आपको एट द इंस्टेंट बैंक टर्मिनेट तो करेगी ही, साथ ही साथ आप पर BNS के एक्ट्स भी लगाएगी बैंक। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी फेक सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 21 कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि एम्प्लॉयड हैं अभी करेंटली, तो उन कैंडिडेट्स को जब DV के लिए वो जाएंगे, ठीक है, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो एक अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर होना चाहिए इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एक गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से, ठीक है। आपको जमा करना है एट द टाइम ऑफ DV, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं और बैंक को नहीं बताते हैं। तो अगर उस केस में अगर बैंक को कभी भी पता चल गया ये बात कि आपने इंफॉर्मेशन हाइड किया है, तो आपको बैंक विदाउट एनी नोटिस आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देगी, आपको टर्मिनेट कर देगी बैंक से। अब बात करें, ये तो होगी उनके लिए जो रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होंगे, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, DV के टाइम जा करके एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना है। तो जब उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उनका नोटिस पीरियड ऑफर हो जाएगा, तब उनके पास ये रिलीविंग लेटर वगैरह आप ले लीजिएगा, तब जाकर सबमिट कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 22, आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको ये फोटो है, ठीक है, फोटो के अक्रॉस साइन करना है ऐसे, और फोटो के पीछे बैक साइड में, ठीक है, नाम अपना लिखना है ब्लॉक लेटर में, ठीक है, और इसके नीचे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि आपका है 16/3/2026। और जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे आपको, तो आपको फिडेलिटी एंड सिक्रेसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस पे आपकी साइन करना है। फिडेलिटी सिक्रेसी बॉन्ड ये है कि बैंक की पॉलिसीज वगैरह, बैंक की इंटरनल मैटर्स को आप सोशल मीडिया साइट पर या कहीं भी हाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 24 में कि एसेट लायबिलिटी, तो टाइम टू टाइम आपको अपना एसेट और लायबिलिटी का जो जिक्र है वो बैंक को देना पड़ता है, यानी आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या आपकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बस वही है। अब बात करें कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, तो ट्रेनिंग 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, 21 डेज, ठीक है। सारे नेशनलाइज्ड बैंक में 3 वीक का ही ट्रेनिंग होता है। और जिस कैंडिडेट्स का ऑफर लेटर मेरे पास है उनको यहाँ पर रिपोर्ट करना है लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर लखनऊ में, और रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। तो सारे कैंडिडेट्स को 9 बजे ही रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। कमेंट में बताएं आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसी दौरान लास्ट दिन आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से ब्रांच में जाना है, ठीक है। और हिज सर्विस विल काउंट एज एंड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग एट आवर एबव ऑफिस। पहले भी मैंने बताया कि 16 तारीख से ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। और जब आप यहाँ पर इस लोकेशन पर जाएंगे अपने घर से, तो आपको उस समय कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस या हॉल्टिंग अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जब आपका ट्रेनिंग ओवर हो जाएगा, तब आप बैंक के एम्प्लॉय होंगे। उसके बाद आप फर्दर किसी ब्रांचेज में जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस और हॉल्टिंग अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है। और 28 में कि
जो भी कैनरा बैंक के ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में अलाउंसेस वगैरह का जिक्र है, वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 30 में है पेंशन के बारे में। तो पेंशन का क्या सीन है कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको सिंपली हम शॉर्ट में बताते हैं कि पेंशन क्या है कि आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है। और एनपीएस अकाउंट ओपन करवाएंगे वो लोग, उसमें ही आपको जो बेसिक पे प्लस डीए इसका 10% हर महीने आपके सैलरी से जाएगा, और बेसिक प्लस डीए का 14% आपका बैंक इसमें इस अकाउंट में डालेगा हर महीने। तो यही सीन है 30 में, इतना लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बॉन्ड की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड है आपका, तो आपको कम से कम 2 साल के लिए बैंक में काम करना है। ठीक है। और टिल द एंड ऑफ प्रोबेशन विच एवरेज लेटर, यानी कि अगर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड किया गया है, सपोज 6 महीने से प्रोबेशन एक्सटेंड किया गया है, तो आपको 2 महीने आपके लिए जो बॉन्ड होगा वो 2 महीने 2 साल 6 महीने तक लागू होगा। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में रिजाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में रिजाइन करते हैं तो या तो आपको 6 महीने का ग्रॉस सैलरी बैंक को देना होगा अपना। ठीक है। या नहीं तो 5 लाख विच एवरेज हायर। अब सपोज कोई 4 महीने में रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए तो 6 महीने वाला क्लॉज तो लागू होगा नहीं, तो उसको क्या करना है कि 5 लाख रुपया देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है। और अगर कोई 1 साल बाद रिजाइन कर रहा है तो उसके लिए 6 महीने का सैलरी। तो ये यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है। तो ये आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा वहाँ पर। अब बात आती है पॉइंट नंबर 32, इम्पॉर्टेंट है कि इंडक्शन ट्रेनिंग आपका ओवर हो गया, और उसके बाद आपको बताया गया कि आपको इस ब्रांच में रिपोर्ट करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए हुए ब्रांच में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और इस तरह 15 दिन अगर कंटिन्यूसली क्रॉस कर जाता है, 15 दिन तक कंटिन्यूसली आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप बैंक के सर्विसेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और एंड दैट विल बी कंस्ट्रूड एज अ वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एक्सिक्यूटेड बाय हिम। ठीक है। और तो ये माना जाएगा कि आपने बॉन्ड का वायलेशन आप कर रहे हैं, और उस केस में यू विल बी लायबल टू पे द बॉन्ड अमाउंट फॉर द वायलेशन ऑफ द बॉन्ड टर्म्स। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। फिर पॉइंट 33 कि जो भी ज्वाइन करने वाले हैं बैंक को, उनको कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। ये तो कंप्यूटर लिटरेसी तो सबके पास है ही, तो ये अवॉर्ड ही कीजिए इसको। ठीक है। और इसमें सिंपली ये लिखा है कि अगर कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है तो बैंक ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो आपको बैंक टर्मिनेट कर देगी। ये सब हो जाता है, ये सब तो ऐसे लिखा हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 34 में वही बात लिखा हुआ है अटेस्टेशन वाला, कि अगर बैंक को पता चलता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान कि आप किसी भी क्या बोलते हैं, किसी आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुआ या कुछ भी हुआ है, तो बैंक आपको टर्मिनेट कर सकती है। प्रमोशन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि जो बैंक का पॉलिसी है उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होने वाला है। और जो जो आपका लैंग्वेज होगा डे टू डे वर्क का, दैट विल बी हिंदी। और पॉइंट नंबर 37 में EWS की लिखा गया है कि आपका भी अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है। ठीक है। आपका अगर जो EWS सर्टिफिकेट है वो फेक अगर फॉल्स है तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। फिर फाइनली आपको ये जो ऑफर लेटर है इसको प्रिंट आउट करवाना है, और प्रिंट आउट करवा के आपको सारे पेज पर साइन करना है। और जब आपका डीवी होगा, जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो आपको ये इसका प्रिंट आउट साइंड कॉपी आपको वहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है। अगर इसका प्रिंट आउट अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसको प्रिंट आउट करके ले जाना जरूरी है, प्रिंट आउट पे साइन करके ले जाना ज़रूरी है। तो अब वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं वीडियो को। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें।
आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।